अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। इससे पहले हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर फाइंड किए थे, बीटा नॉट कैप, बीटा वन कैप, बीटा टू कैप। ठीक है, आज हमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स के रिजल्ट गिवन है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल PER, प्राइमरी एजुकेशन रेशियो, ठीक है, और हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। FEA, फॉरेन एजुकेशन एड, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल GEE, गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद तीसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यंग पॉपुलेशन। ठीक है, आज हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है PER, पॉपुलेशन एजुकेशन रेशियो। आज हमें रिजल्ट्स गिवन है। आज हमने इन रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करनी है कि इसमें बीटा वन कौन सा है और बीटा वन क्या शो कर रहा है, बीटा टू कौन सा है और बीटा टू क्या शो कर रहा है, उसके बाद बीटा थ्री और बाकी जो भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आज हम पहले इसकी आउटकम बनाते हैं, एक रिग्रेशन बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास बीटा नॉट कौन सा होगा, ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट है। अब फर्स्ट कॉलम में हमें वेरिएबल गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये फर्स्ट हमें क्या गिवन है, बीटा नॉट। बीटा नॉट की वैल्यू क्या आ गई, -88.93। ठीक है, अब वो हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर उसका जो पार्ट वन है उसमें वो कहता है जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमारे पास फर्स्ट आ गया बीटा नॉट। ठीक है, अब बीटा नॉट क्या है, -88.93। अब इसकी हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, अब हम इसका लिखेंगे व्हेन all variables impact 0, all independent variable impact 0, when जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट 0 होगा तो उस टाइम हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल पॉपुलेशन एजुकेशन रेशियो इक्वल टू -88.93। ठीक है, जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉरेन एजुकेशन का जनरल गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर और यंग पॉपुलेशन का इम्पैक्ट 0 होगा तो उस टाइम हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, -88.93। आपने इस तरह उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहले आप क्या, बीटा नॉट आ गया, बीटा नॉट क्या है हमारे पास, क्या आ गया, -88.93। अब इसका क्या लिखेंगे, when the all independent variable impact is 0 and this time primary education ratio equal to -88.93। ठीक है, इस तरह हमने सी की इंटरप्रिटेशन कर दी। उसके बाद सेकंड, अब सेकंड वेरिएबल, सेकंड हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, फॉरेन एजुकेशन एड। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो इसको पहले हम नाम देंगे, ये हमारे पास क्या होगा, फॉरेन एजुकेशन रेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा टू बीटा वन कैप इक्वल टू 0.02। ठीक है, अब बीटा टू हमारे पास क्या आ गया, 0.08। ठीक है, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी कि जब हमारे पास फॉरेन एजुकेशन एड में 1 यूनिट इंक्रीज हो, व्हेन 1 यूनिट इंक्रीज इन फॉरेन एजुकेशन एड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन 0.02 यूनिट्स ऑन प्राइमरी एजुकेशन रेशियो। अब उर्दू में देखते हैं, जब हमारे पास फॉरेन एजुकेशन एड में 1 यूनिट चेंज आए तो पॉपुलेशन
प्राइमरी एजुकेशन रेट में हमारे पास 0.02 यूनिट चेंज आएगी, ठीक है। और फॉरेन एजुकेशन एड प्राइमरी एजुकेशन रेशियो को पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। बीटा 1 की, इन दो की हमने इंटरप्रिटेशन कर ली। उसके बाद तीसरा, अब तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बीटा 2 कैप, बीटा 2 कैप इक्वल टू 0.002, ठीक है। अब इसकी कैसे करेंगे, जब हमारे पास गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट चेंज आए तो प्राइमरी एजुकेशन रेशियो में 0.02 यूनिट्स चेंज आएगी, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, जब हमारे पास इसमें गवर्नमेंट एजुकेशन एक्सपेंडिचर में 1 यूनिट चेंज अक्कर हो तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइमरी एजुकेशन रेशियो में 0.002 यूनिट चेंज आएगी, ठीक। अब हमने इस तीन की इंटरप्रिटेशन कर ली। इसी तरह आपने पेपर में ओनली इस तरह हर वेरिएबल की, हर कोफिशिएंट की 1 बाय 1 इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा वेरिएबल क्या है, अब तीसरा वेरिएबल हमारे पास यंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, बीटा 3 कैप इक्वल टू 2.36, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब हमारे यंग पॉपुलेशन में 1 यूनिट चेंज आए तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, पॉपुलेशन एजुकेशन रेशियो, प्राइमरी एजुकेशन रेशियो में 2.36 यूनिट चेंज आएगी, ठीक है। और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं, यंग पॉपुलेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइमरी एजुकेशन रेशियो। अब हमने इन जो हमारे पास 4 कोफिशिएंट्स थे उनको हमने एक्सप्लेन कर लिया, उनकी इंटरप्रिटेशन कर ली। पहले आपने कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन करनी है, उसके बाद वो दूसरा पार्ट कहते हैं क्या हमारे इनमें से तमाम वेरिएबल सिग्निफिकेंट है या कोई इनमें से इनसिग्निफिकेंट है। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंस चेक करनी है कि इनमें से जो रिजल्ट्स हैं उनमें कौन से सिग्निफिकेंट हैं और कौन से इनसिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। इसके लिए हम सिग्निफिकेंस के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट और प्रोबेबिलिटी वैल्यू, प्रॉब वैल्यू, ठीक है। अब रूल ऑफ थंब है कि टी टेस्ट की वैल्यू, रूल ऑफ थंब है कि टी टेस्ट की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन 10%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या हो, लेस देन 10% हो तो वो वाला वेरिएबल हमारा सिग्निफिकेंट है। रूल ऑफ थंब के टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होनी चाहिए और दूसरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 10% से कम है, ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं कंडीशन, तो वो वेरिएबल हमारा सिग्निफिकेंट है। अब इनमें देखते हैं हमारा कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। अब फर्स्ट इंटरसेप्ट को देखते हैं, बीटा नॉट। बीटा नॉट हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, क्यों कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू लेस देन 2 है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से ज़्यादा है, 12% है। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास बीटा नॉट है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा कोफिशिएंट हमारे पास बीटा 1 है। अब बीटा 1 हमारे पास, बीटा 1 की जो टी वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है, 2 से अबव है, 2 से बड़ी है, 5.73 आ रही है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 10% से कम है। तो इसका हम क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे द बीटा नॉट, जो कोफिशिएंट ऑफ फॉरेन एजुकेशन एड है बीटा 1, फॉरेन एजुकेशन एड का जो कोफिशिएंट है 0.02 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये सिग्निफिकेंट है
on the basis of t-test and prob value because the t-test value is greater than 2 and probability value is less than 10%. ठीक है, इस तरह हम तीसरा वेरिएबल देखते हैं. गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ रही है 0.002 और ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रूल ऑफ थंब के मुताबिक टी टेस्ट की वैल्यू 2% से कम है और प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.21 मतलब 21% है, 10% से ज़्यादा है. तो हम इसका क्या लिखेंगे? द कोफिशिएंट ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इज इनसिग्निफिकेंट ऑन द बेसिस ऑफ टी टेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो लास्ट वेरिएबल है यंग पॉपुलेशन का जो कोफिशिएंट है 2.36, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है बिकॉज टी टेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 10%. ठीक है, इस तरह हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आप इसमें इजीली अच्छे नंबर ले सकते हैं. ठीक है, अब हमने ऊपर कोफिशिएंट को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर दी. ये हमारे पास दो पार्ट हो गए. उसके बाद इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट है कि ये आर स्क्वायर क्या शो कर रहा है. ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ी कि आर स्क्वायर क्या शो करता है? गुडनेस ऑफ फिट, या आर स्क्वायर हमें बताता है एक्सप्लेन वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इंडिपेंडेंट में. जो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की रेंज है 0 to 1. ठीक है, अगर ये 1 के करीब हो तो हम कहेंगे कि ये बेस्ट फिट है, अगर ये 0 के करीब हो तो ये हमारे पास अनफिट है. तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू 0.95 95% आ रही है और 1 के करीब है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की 90% आ रही है 0.90 और ये दोनों करीब है. इसका ये मतलब है कि हमारी जो रिग्रेशन है, जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं वो गुड फिट आ रहे हैं. ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे कि आर स्क्वायर वैल्यू इज नियर टू 1 एंड आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.95 एंड द रिग्रेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बेस्टली एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, मतलब उसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुड फिट आ रहे हैं. ठीक है, हमारी रेग्रेशन लाइन के ऊपर. उसके बाद जो नेक्स्ट उसने कहा है कि एफ टेस्ट बताएं कि एफ टेस्ट क्या. अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि एफ टेस्ट क्या करता है? ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करता है कि जो हमने ओवरऑल वेरिएबल्स लिए कि वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे. टी टेस्ट और प्रोबेबिलिटी टेस्ट इंडिविजुअली हर कोफिशिएंट का इंडिविजुअली सिग्निफिकेंस चेक करता है, लेकिन एफ टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करता है. अब एफ टेस्ट की जो प्रॉब वैल्यू है 10% से कम हो तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है ओवरली. ठीक है, ओवरऑल मॉडल जो हमारा है सिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो एफ टेस्ट की वैल्यू प्रॉब वैल्यू 0.00 आ रही है, मतलब 10% से बिलो है. तो इसकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि एफ टेस्ट रिजल्ट शोज द मॉडल इज ओवरऑल सिग्निफिकेंस. ठीक है, उसके बाद वो हमें कहता है कि डर्मन वास्टन क्या शो करते हैं. ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 10.94 आ रही है और टोटल ऑब्जर्वेशन हमने कितनी ली है? 25. ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल 1.38. उसके बाद डर्बन वाटसन टेस्ट. ठीक है, और डर्बन वाटसन टेस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए, क्या हमारे डेटे में ऑटो कोरिलेशन मौजूद है या नहीं है. डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, इसको हम आगे नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन इधर जो डर्बन वाटसन की रेंज है 0 to 4 है. ठीक है, अगर हमारे पास डर्बन वाटसन की वैल्यू नियर टू 0 हो तो हम कहेंगे इसमें नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन मौजूद है. अगर हमारे पास डर्बन वाटसन की वैल्यू 4 के करीब हो फिर भी हम कहेंगे कि इसमें ऑटो कोरिलेशन मौजूद है. ठीक है,
अगर हमारे पास जर्मन वाशरेंट की वैल्यू 2 के करीब हो तो हम कहेंगे इसमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी जर्मन वाशरेंट की वैल्यू 2.18 आ रही है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डेटा है इसमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह हमने इसको इंग्लिश में इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, बस ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो टोटल आंसर है वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आपने अपने पेपर्स में इनको इसी तरह एक्सप्लेन करना है, इंशाल्लाह आपको इसके फुल नंबर मिल जाएंगे। चलें, अल्लाह हाफिज़।